नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डायरेक्टर में। डेली सेशन चलाते हैं करंट अफेयर का। उसमें हमारा अगले सेशन पे आज जो हमारा सेशन होगा वो होगा 3 सितंबर का सेशन। हमारा डेली का सेशन होता है, उसमें जो करंट के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो करवाते हैं हम आपको। एक क्वेश्चन लास्ट वीडियो में आपसे पूछते हैं, उसका आंसर देते हैं। एक क्वेश्चन डेली आपसे पूछते हैं जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होता है। डेली का सेशन होता है, नया सेशन होगा, वो होगा 3 सितंबर का सेशन। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले आप लोगों से अपील है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद डायरेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाल ही में गगनचुंबी इमारत दिवस कब मनाया गया। हाल ही में गगनचुंबी इमारत दिवस कब मनाया गया। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अभी हाल ही में 3 सितंबर को गगनचुंबी जो इमारत दिवस है वो मनाया गया। कब मनाया गया है? 3 सितंबर को मनाया गया है। गगनचुंबी जो इमारत दिवस है वो 3 सितंबर को मनाया गया है। बात करें आगे, देख लेते हैं, इसका डिटेल देखते हैं। तो 3 सितंबर के दिन गगनचुंबी इमारत दिवस मनाया जाता है। स्काई स्क्रेपर्स यानी गगनचुंबी इमारत डे जो है हर साल 3 सितंबर को लुइस एच सुलिवन की जयंती पर मनाया जाता है, जिन्हें अक्सर आधुनिक गगनचुंबी इमारतों का जनक कहा जाता है। तो 3 सितंबर को मनाया जाता है गगनचुंबी जो इमारत दिवस है वो मनाया जाता है। अब देख लेते हैं आज हमारे सितंबर के कुछ दिवस है जिनको हम रिवाइज करते चलते हैं। विश्व पत्र लेखन दिवस मनाया जाता है 1 सितंबर को। विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? 2 सितंबर को हर साल विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है हाल ही में किसने सर्वोच्च न्यायालय के नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है। किसने सर्वोच्च न्यायालय के नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। हमारी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने अभी हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के नए ध्वज और प्रतीक का जो प्रतीक चिन्ह है उसका अनावरण किया है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, द्रौपदी मुर्मू। बात करें तो भारतीय जो सुप्रीम कोर्ट है उसको नया झंडा मिल चुका है। सुप्रीम कोर्ट के 75वीं वर्षगांठ पर नए झंडे का अनावरण हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के नए झंडे पर संस्कृत भाषा में यतो धर्मस्य ततो जय लिखा हुआ है, जिसका अर्थ है जहाँ धर्म है वहीं विजय है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर नए झंडे और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है। इस झंडे के सबसे ऊपर अशोक चिन्ह, बीच में सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग और सबसे नीचे संविधान की किताब है। इस नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का इस्तेमाल क्रॉस टेबल फ्लैग, सिंगल टेबल फ्लैग, कार फ्लैग, पोल फ्लैग और वुडन फ्रेम में भी किया जाएगा। तो इसको अभी हाल ही में अनावरण किया है किसके द्वारा? हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा अनावरण किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में मास्टर कार्ड ने किस देश में भुगतान पास की सेवा शुरू की है। मास्टर कार्ड ने किस देश में भुगतान पास की सेवा शुरू की है? हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अभी हाल ही में मास्टर कार्ड ने भारत में भुगतान पास की सेवा की शुरुआत की है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत की बात करें तो राजधानी नई दिल्ली है और मुद्रा यहाँ की रुपया है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी और यहाँ की मुद्रा है डॉलर। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर और यहाँ की मुद्रा क्या है? मलेशियाई रिंगित। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धने कोटे और यहाँ की मुद्रा क्या है? श्रीलंकाई रुपया यहाँ की मुद्रा है। बात करें तो जो मास्टर कार्ड है उसने ऑनलाइन शॉपिंग की सुरक्षा और सुविधा को बढ़ाने के लिए उद्देश्य से भारत में अपने पेमेंट पास की सेवा की वैश्विक स्तर पर शुरुआत की है। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में पेश की गई यह सेवा, जिसे शुरुआत में जसपे, रेजरपे और पेयू जैसे भारतीय भुगतान के साथ साथ एक्सिस बैंक जैसे बैंकों के साथ शुरू किया गया था, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का लाभ उठाती है। पारंपरिक पासवर्ड और ओटीपी को अधिक सुरक्षित फिंगरप्रिंट या चेहरे की पहचान के तरीके में बदल देती है। यह सेवा पिछले 2 वर्षों से भारत में ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामलों में 300% की तीव्र वृद्धि को संबोधित करती है। एक सहज टोकन युक्त भुगतान प्रक्रिया प्रदान करके यह सुनिश्चित करती है कि भुगतान की जो विवरण प्रक्रिया है वो सेफ बनाई जा सके। तो अभी हाल ही में मास्टर कार्ड ने भारत में अपनी जो पेमेंट सेवा है पास की उसकी शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में वर्ष 2024 के लिए कितने लोगों को रेमन जो मैग्सेसे पुरस्कार है उससे सम्मानित किया गया है। 2024 के लिए
कितने लोगों या संगठन जो हैं उनको रमन मैग्सेसे जो अवार्ड है उससे सम्मानित किया गया है? तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। 5 जो लोग हैं या संगठन हैं जिनको कुल मिलाकर 2024 के लिए रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। जापान के एक लोकप्रिय एनिमेटर मियाजाकी हायाओ को पहला मैग्सेसे पुरस्कार 1958 में दिया गया था। इस पुरस्कार का नाम फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन डेल फिएरो मैग्सेसे के नाम पर रखा गया है, जिनकी 1957 में एक विमान दुर्घटना में मौत हो गई थी। अब बात करें 2024 के रमन मैग्सेसे पुरस्कार की, तो वियतनामी चिकित्सक को इस बार रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किए जाने के लिए चुना गया है। विजेताओं में थाईलैंड के चिकित्सकों का एक समूह है और एक इंडोनेशियाई पर्यावरण रक्षक और हैं जापानी एनिमेटर और एक हैं भूटानी शिक्षाविद, यानी टोटल 5 हैं, जिनमें एक सामूहिक रूप से जो समूह है उसको दिया गया 4 लोगों को, टोटल 5 को ये पुरस्कार दिया गया है 2024 का रमन मैग्सेसे पुरस्कार। वियतनामी चिकित्सक जिनका नाम है गुयेन थी नोक फुओंग ने एजेंट ऑरेंज के विनाशकारी और दीर्घकालिक प्रभाव पर व्यापक शोध किया, इसलिए उनको ये पुरस्कार दिया गया है। इंडोनेशिया की फरवीजा फरहान को लूसर पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करने वाले समूह का नेतृत्व करने के लिए पुरस्कार दिया गया है। और तीसरा पुरस्कार जो है वो निकाय ने 1985 में स्टूडियो घिबली के संस्थापक के रूप में उद्धृत किया है। यह स्टूडियो बच्चों के लिए एनिमेटेड फिल्मों का एक प्रमुख समर्थक है। चौथा अवार्ड है थाईलैंड के चिकित्सकों के एक समूह रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट को यह पुरस्कार अपने लोगों, विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों के जो गरीब हैं उनके लिए पर्याप्त और सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं सुरक्षित करने के लिए उनको दशकों के संघर्ष की खातिर दिया गया है। और 5वां दिया गया है जो पूर्व बौद्ध भिक्षु और ऑक्सफोर्ड से पढ़े भूटान के कर्मा फुंटसो को बौद्ध धर्म और भूटान के समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक विरासत के क्षेत्र में उनके अकादमिक कार्यों के लिए दिया गया है। तो टोटल 5 जो हैं 4 लोग हैं और एक जो है सामूहिक रूप से दिया गया है, तो टोटल 5 लोगों को ये अवार्ड दिया गया है रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 के लिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में मनु भाकर शूटिंग रेंज का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? मनु भाकर शूटिंग रेंज का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अभी हाल ही में मनु भाकर शूटिंग रेंज का उद्घाटन किया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बी हो जाएगा। मध्य प्रदेश की बात करें तो राजधानी भोपाल है। स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956। यहाँ के जो गवर्नर मंगू भाई छगन भाई पटेल और यहाँ के सीएम कौन है? मोहन यादव यहाँ के सीएम का नाम है। बात करें तो केंद्रीय संचार मंत्री जो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं उन्होंने 2024 पेरिस ओलंपिक में 2 कांस्य पदक जीतने वाली मनु भाकर के नाम पर एक शूटिंग रेंज का उद्घाटन किया है। कहाँ पर किया गया है? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में रिलायंस समूह ने कौन सा AI सूट लॉन्च किया है? रिलायंस समूह के द्वारा अभी हाल ही में कौन सा AI सूट लॉन्च किया गया है? हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जियो ब्रेन नाम से अभी हाल ही में रिलायंस समूह ने एक AI सूट लॉन्च किया है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करें तो रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 47वीं वार्षिक आम बैठक में जियो ब्रेन की घोषणा की है। जियो द्वारा विकसित AI टूल और प्लेटफॉर्म का एक व्यापक सूट जो कंपनी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनाने को कारगर बनाने के लिए बनाया गया है। जियो ब्रेन कंपनी को जियो में AI अपनाने में तेजी लाने, तेज फैसले लेने, ज़्यादा सटीक पूर्वानुमान लगाने और ग्राहकों की ज़रूरतों को बेहतर ढंग से समझने के लिए ये सक्षम बनाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में 8वां धर्म धम्म सम्मेलन 2024 कहाँ पर आयोजन हुआ है? जो 8वां धर्म धम्म सम्मेलन 2024 है वो कहाँ पर अभी हाल ही में आयोजित किया गया है? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। अभी हाल ही में गुजरात के अहमदाबाद में जो 8वां धर्म धम्म सम्मेलन 2024 है उसका आयोजन किया गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। हाल ही में इंडिया फाउंडेशन द्वारा गुजरात विश्वविद्यालय के सहयोग से अहमदाबाद में 8वें धर्म धम्म सम्मेलन का आयोजन किया गया है। वर्ष 2024 के सम्मेलन की थीम है धर्म और धम्म में जो ब्रह्मांड विज्ञान। जो
थीम है 2024 के लिए है धर्म और धम्म में ब्रह्मांड विज्ञान। यह सम्मेलन इंडिया फाउंडेशन की एक पहल है जिसका उद्देश्य धर्म, हिंदू और धम्म यानी बौद्ध दृष्टिकोणों के बीच आवश्यक पहचान को उजागर करना है। इंडिया फाउंडेशन एक स्वतंत्र अनुसंधान केंद्र है जो भारतीय राजनीति के मुद्दों, चुनौतियों और अवसरों पर केंद्रित है। तो अभी हाल ही में अहमदाबाद में इसका आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने टेनेजर 1 उपग्रह लॉन्च किया है? किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा टेनेजर 1 उपग्रह लॉन्च किया गया है? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। जो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, उसके द्वारा अभी हाल ही में जो टेनेजर 1 उपग्रह है वो लॉन्च किया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करें तो हाल ही में नासा और उसके साझेदारों ने कैलिफोर्निया के वैंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए टेनेजर 1 उपग्रह को प्रक्षेपित किया है। इस उन्नत उपग्रह को 2 शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैसों कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के प्रमुख उत्सर्जक हैं उनका पता लगाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। टेनेजर 1 प्रक्षेपण मीथेन सेट के बाद किया गया है जो एक अन्य उपग्रह है और मीथेन उत्सर्जन पर नज़र रखने के लिए समर्पित है। इसे मार्च में प्रक्षेपित किया गया था। तो ये जो अभी हाल ही में टेनेजर 1 उपग्रह है इसको प्रक्षेपित किया गया किसके लिए? जो 2 शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैसें हैं CO2 और मीथेन, उनके उत्सर्जक जो प्रमुख उत्सर्जक हैं उनका पता लगाने के लिए इसको अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है नासा के द्वारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब से शुरू हुआ है? राष्ट्रीय पोषण सप्ताह अभी हाल ही में कब शुरू हुआ है? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। अभी हाल ही में 1 सितंबर से जो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह है उसकी शुरुआत की गई है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा 1 सितंबर। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह जो हर साल 1 से 7 सितंबर तक मनाया जाता है पोषण के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर केंद्रित है। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह की शुरुआत मार्च 1973 में हुई थी जब संयुक्त राज्य अमेरिका में अमेरिकन डायटेटिक एसोसिएशन, जिसका नाम अब क्या है एकेडमी ऑफ न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स, ने पोषण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक सप्ताह की शुरुआत की थी। तो कब से इसको मनाया जाता है? 1973 से इसको मनाया जाता है और 1 सितंबर से 7 सितंबर तक ये जो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह है ये मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसे बीजू पटनायक खेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? किसे बीजू पटनायक खेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अभी हाल ही में नालको को जो खेल पुरस्कार 2023 है उससे सम्मानित किया गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। नालको को जो है बीजू पटनायक खेल पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा नालको। बात करें तो नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड जो है नालको को खेलों को बढ़ावा देने में सर्वोत्तम योगदान के लिए वर्ष 2023 के प्रतिष्ठित बीजू पटनायक खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसके लिए? खेलों को बढ़ावा देने में सर्वोत्तम योगदान के लिए वर्ष 2023 का जो है बीजू पटनायक खेल पुरस्कार दिया गया है नालको को। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में एक पैरालंपिक में 2 एथलेटिक्स पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? एक पैरालंपिक में 2 एथलेटिक्स पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रीति पाल जो है वो पैरालंपिक में 2 एथलेटिक्स पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी प्रीति पाल हो जाएगा। भारतीय पैरा एथलीट प्रीति पाल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए महिला 200 मीटर T35 जो प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया है। प्रीति ने फाइनल में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देते हुए 30.01 सेकंड में दौड़ पूरी की और पोडियम स्थान प्राप्त करने में सफल रही। प्रीति का पेरिस पैरालंपिक में यह दूसरा पदक है। इससे पहले उन्होंने महिलाओं की 100 मीटर T35 वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया। तो मतलब एक ही पैरालंपिक में 2 एथलेटिक्स पदक जीतने वाली पहली जो है एथलीट बन गई है। कौन? प्रीति पाल। इससे पहले आपको याद हो तो पेरिस पैरालंपिक में जो है शूटिंग में मनु भाकर ने
2 पदक अपने नाम किए थे, दोनों कांस्य पदक थे, वो शूटिंग में थे। और टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो है शूटिंग में ही पैरालंपिक में ओनी लेखरा ने 2 पदक अपने नाम किए थे, एक गोल्ड मेडल था और दूसरा था कांस्य पदक। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस राज्य ने एआई प्रयोगशाला के लिए गूगल के साथ समझौता किया है? किस राज्य सरकार ने एआई प्रयोगशाला के लिए गूगल के साथ समझौता किया? हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अभी हाल ही में तमिलनाडु राज्य सरकार ने एआई प्रयोगशाला के लिए गूगल के साथ समझौता किया है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। तमिलनाडु की बात करें तो राजधानी चेन्नई, यहाँ की स्थापना दिवस 26 जनवरी 1950। यहाँ के जो गवर्नर RN रवि और यहाँ के CM कौन है? MK स्टालिन है। तमिलनाडु सरकार ने चेन्नई में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए अमेरिका की प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनी गूगल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। AI लैब की स्थापना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की प्रमुख कंपनी और गाइडेंस TN द्वारा संयुक्त रूप से चेन्नई में की जाएगी, तो चेन्नई में इसके लिए अभी हाल ही में समझौता किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2024 में किसी एशिया के अरबपतियों की राजधानी का खिताब प्रदान किया गया। जो हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2024 आई है उसे किसे एशिया के अरबपतियों की राजधानी का खिताब प्रदान किया गया है? हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मुंबई को जो है एशिया में अरबपतियों की राजधानी का खिताब प्रदान किया गया है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करें तो हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2024 ने एशिया भर में धन वितरण के परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव का खुलासा किया है, जिसमें मुंबई एशिया की नई अरबपतियों की राजधानी के रूप में उभरी है। मुंबई ने अरबपतियों की संख्या के मामले में बीजिंग को पीछे छोड़ दिया है और एशिया के अरबपतियों के केंद्र का खिताब जो है अपने नाम किया है। मुंबई में अरबपतियों की संख्या जो है देख लीजिए, बीजिंग में अरबपतियों की संख्या, मुंबई में अरबपतियों की कुल संपत्ति कितनी है? 445 बिलियन डॉलर है। और अरबपतियों की जो आबादी के मामले में मुंबई अब विश्व में तीसरे स्थान पे है। पहले स्थान पे है न्यूयॉर्क जहां पर 119 अरबपति हैं, दूसरे पे लंदन है जहां पर 97 अरबपति हैं। तो दुनिया में वो तीसरे नंबर पे है और पहले स्थान पे कौन है? एशिया में पहले स्थान पे मुंबई है। और आपको पता है जो हुरून रिच इंडिया लिस्ट आई थी उसमें भारत में जो सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? वो गौतम अडानी बने हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसे महारत्न कंपनी HPCL का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? किसे? जो महारत्न कंपनी है HPCL उसका चेयरमैन नियुक्त किया गया है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। रजनीश नारंग जो है उन्हें अभी हाल ही में जो HPCL कंपनी है उसका चेयरमैन नियुक्त किया गया है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। सरकार ने 2 सबसे बड़ी तेल कंपनियों इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और हिंदुस्तान पेट्रोल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी HPCL के लिए अंतरिम चेयरमैन की नियुक्ति कर दी है। HPCL के निदेशक रजनीश नारंग 1 सितंबर से 3 महीने के लिए निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक की भूमिका निभाएंगे। वो पुष्प कुमार जोशी की जगह लेंगे जो 31 अगस्त को 60 वर्ष के हो जाएंगे और सेवानिवृत्त हो जाएंगे। भारतीय तेल और गैस कंपनी जो HPCL है इसका कॉरपोरेट मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र में जो है इसका कॉरपोरेट मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में पेरिस पैरालंपिक 2024 में निषाद कुमार ने कौन सा पदक जीता है? जो पेरिस पैरालंपिक 2024 है उसमें निषाद कुमार ने कौन सा पदक जीता है? हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। रजत पदक अपने नाम किया है निषाद कुमार ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करें तो भारत के निषाद कुमार ने पुरुषों की ऊंची कूद T47 स्पर्धा में रजत पदक जो है जीता है, रजत पदक अपने नाम किया है। निषाद ने जो है रजत पदक जो है अपने नाम किया है उन्होंने पुरुषों की ऊंची कूद में। किसने? निषाद कुमार ने। निषाद ने इस इवेंट में 2.04 मीटर की सबसे ऊंची छलांग लगाई जो इस सीजन की उनकी सर्वश्रेष्ठ छलांग भी है। USA के रोडरिक टाउनसेंड ने 2.12 मीटर की सबसे ऊंची छलांग लगाकर स्वर्ण पदक जीता है, जबकि तटस्थ पैरालंपिक एथलीटों की प्रतिनिधित्व करने वाले जॉर्जी मोर्गिएव ने 2 मीटर की छलांग लगाकर कांस्य पदक जीता है। निषाद ने 3 साल पहले टोक्यो पैरालंपिक में भी रजत पदक जीता था, तब उन्होंने टोक्यो में 2.06 मीटर की छलांग लगाई थी। देश की पैराशूटर रुबीना फ्रांसिस ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 में कांस्य पदक जीता है और ओनी लेखरा ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा के फाइनल में स्वर्ण पदक जीता है।
और इसी स्पर्धा में मोना अग्रवाल ने कांस्य पदक जीता है और मनीष नरवाल ने 10 मीटर की जो एयर पिस्टल SH1 में उन्होंने फाइनल में रजत पदक जीता है। तो पेरिस पैरालंपिक के ये कुछ डिटेल थे। इस तरह जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो खत्म होते हैं। एक क्वेश्चन डेली आपसे पूछते हैं जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होता है। क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में पेरिस पैरालंपिक 2024 में रूबीना फ्रांसिस ने कौन सा पदक जीता। ऑप्शन ए स्वर्ण पदक, ऑप्शन बी रजत पदक, ऑप्शन सी कांस्य पदक या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अब एक क्वेश्चन जो लास्ट वीडियो में आपसे पूछे थे उसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन था हाल ही में पेरिस पैरालंपिक 2024 में प्रीति पाल ने कौन सा पदक जीता है। तो आंसर हो जाएगा कांस्य पदक। प्रीति पाल ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में कांस्य पदक अपने नाम किया है। इस तरह जो हमारा डेली का सेशन होता है वो खत्म होता है। डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। डेली सेशन चलाते हैं उसकी PDF आपको एकदम फ्री में अवेलेबल रहेगी। साथ में सारे क्वेश्चन के आंसर रहते हैं जिससे आपको रिवीजन में आसानी होगी। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। जाने से पहले आप लोगों से अपील है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सेटो को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।